आज हम आप लोगों को यूपी बोर्ड क्लास 12 बायोलॉजी प्रैक्टिकल वाइवा में पूछे जाने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और उनके आंसर बताएंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, मानव में कितने प्रकार के रुधिर वर्ग पाए जाते हैं? रुधिर वर्गों की संख्या बतानी है। तो मानव में 4 प्रकार के रुधिर वर्ग पाए जाते हैं, ए, बी, ए बी और ओ। बता दें कि यदि रुधिर वर्गों के बारे में डिटेल से जानकारी चाहते हैं तो मेरे चैनल में 2 वीडियो अपलोडेड हैं, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, रुधिर वर्ग की जीन को किस अक्षर से प्रदर्शित करते हैं? रुधिर वर्ग की जीन को किस अक्षर से प्रदर्शित किया जाता है? तो एल अथवा आई से प्रदर्शित किया जाता है। कैपिटल एल अथवा कैपिटल आई से प्रदर्शित करते हैं। अगला प्रश्न है, किस आनुवंशिक बीमारी से ग्रसित मनुष्यों में लाल व हरे रंग के भेद की क्षमता नहीं होती है? अर्थात जब मनुष्य लाल और हरे रंग में अंतर नहीं कर पाता है तो कौन सी बीमारी होती है? कलर ब्लाइंडनेस अर्थात वर्णांधता की बीमारी हो जाती है। वर्णांधता में होता क्या है कि व्यक्ति लाल और हरे रंग में अंतर नहीं कर पाता है। अगला प्रश्न है, वर्णांधता रोग की जीन कैसी होती है तथा किस गुणसूत्र पर होती है? तो वर्णांधता रोग की जीन अनुप्रभावी होती है और एक्स लिंग गुणसूत्र पर होती है, एक्स लिंग गुणसूत्र पर। अगला प्रश्न है, विंडोज पीक क्या है? तो विंडोज पीक एक ऐसा आनुवंशिक लक्षण है जिसमें माथे के ऊपर बालों की एक विशेष पंक्ति बन जाती है, विशेष लाइन बन जाती है और मांग के समीप वी की आकृति बन जाती है। यानी बालों में वी की आकृति बन जाती है माथे के ऊपर, उसे ही विंडोज पीक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, विंडोज पीक तथा जीभ को गोल करने के लक्षण की जीन्स कैसी होती है? तो विंडोज पीक तथा जीभ को गोल करने के लक्षण की जीन्स प्रभावी होती है, डोमिनेंट होती है और ऑटोसोम्स पर होती है। प्रभावी होती है और कहाँ? ऑटोसोम्स पर होती है। अगला प्रश्न है, मानव में रुधिर वर्गों की खोज से संबंधित किस वैज्ञानिक को नोबेल पुरस्कार मिला? यानी ऐसे कौन से वैज्ञानिक थे जिन्होंने रुधिर वर्ग की खोज की और उन्हें पुरस्कार मिला? तो कार्ल लैंड स्टीनर को सन 1930 में मानव के रुधिर वर्गों की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है, सर्वदाता कौन से रुधिर वर्ग के व्यक्ति हैं? सर्वदाता ऐसा कौन सा व्यक्ति होता है जो सर्वदाता होता है? तो ओ रुधिर वर्ग वाले व्यक्ति सर्वदाता होते हैं। अगर पूछा जाता सर्वग्राही कौन से होते हैं तो सर्वग्राही ए बी रुधिर वर्ग वाले सर्वग्राही, ओ वाले सर्वदाता, ए बी सर्वग्राही, यानी सबका ले सकते हैं। ओ रुधिर वर्ग वाले सबको दे सकते हैं, इसलिए सर्वदाता हो गए। अगला प्रश्न है, किसी दंपति के बच्चे चारों रुधिर वर्गों ए बी और ओ के ही हों तो दंपति का रुधिर वर्ग क्या होगा? तो ऐसे दंपति में एक का रुधिर वर्ग ए तथा दूसरे का रुधिर वर्ग बी होगा, तभी उनके बच्चों में रुधिर वर्ग ए बी व ओ हैं। अगला प्रश्न है, वर्णांधता के समान ही दूसरा आनुवंशिक रोग कौन सा होता है? तो जैसे वर्णांधता आनुवंशिक रोग है, जेनेटिक डिसीज है, उसी तरह से हीमोफीलिया रोग भी आनुवंशिक रोग होता है या जेनेटिक डिसीज होता है। और इस रोग में होता क्या है हीमोफीलिया में? तो हीमोफीलिया में रुधिर का थक्का नहीं जमता है या बहुत देर से जमता है, उसे ही हीमोफीलिया कहा जाता है। अगला प्रश्न है, यदि माता व पिता दोनों ओ रुधिर वर्ग के हों तो उनकी संतानें कितने रुधिर वर्ग वाली होंगी? तो उनकी सभी संतानें रुधिर वर्ग ओ की होंगी। अगर माता और पिता का रुधिर वर्ग ओ है तो उनकी संतानों का रुधिर वर्ग भी ओ ही होगा। अगला प्रश्न है, अमीबीय पेचिश किससे होती है? अमीबीय पेचिश एंट अमीबा हिस्टोलिटिका से होती है और एंट अमीबा हिस्टोलिटिका प्रोटोजोआ संका जंतु है। अगला प्रश्न है, प्लाज्मोडियम द्वारा मानव में कौन सा रोग होता है? तो प्लाज्मोडियम के द्वारा मानव में मलेरिया रोग होता है, मलेरिया रोग। अगला प्रश्न है, प्लाज्मोडियम किस प्रकार का परजीवी है? तो प्लाज्मोडियम विभिन्न जाति मनुष्यों में अंतः परजीवी या अंतरकोशिकीय परजीवी होता है, यानी अंतः परजीवी है। अगला प्रश्न है, मलेरिया रोग के प्रमुख लक्षण बताइए। मलेरिया रोग में यानी मलेरिया बुखार आता है तो उसके लक्षण कौन कौन से होते हैं? तो मलेरिया रोग में रोगी को तेजी से कपकपी के साथ बुखार आता है, यानी जाड़ा लगता है बहुत तेजी के साथ, तब बुखार आता है, शरीर कांपने लगता है। कुछ समय बाद
अत्यधिक पसीना निकलता है और ताप कम हो जाता है तथा कमजोरी का अनुभव होता है और थोड़े समय के बाद ठंडी कपकपी के साथ फिर से बुखार चढ़ता है, तो ये रोग लक्षण प्रकट होते हैं। अगला प्रश्न है, एस्केरिस कहाँ पाया जाता है? एस्केरिस कहाँ पाया जाता है बताना है। तो एस्केरिस मनुष्य, सुअर, भेड़ आदि की आंत में परजीवी के रूप में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, दाद या रिंगवर्म शरीर के किस अंग का रोग है? तो दाद या रिंगवर्म शरीर के त्वचा का रोग है। जो हमारा अध्यावरणीय तंत्र होता है, त्वचा है, ये इसका रोग है, यानी कि त्वचा में ये होता है। चाहे दाद हो, खाज हो, खुजली हो, अता हो, ये कवक जनित रोग होते हैं। और कहाँ पर होते हैं? तो हमारी त्वचा में हो जाते हैं। अगला प्रश्न है, दाद किस रोगाणु द्वारा होता है? तो दाद कवक जनित रोग है, फांजाई के द्वारा फैलता है। और कौन से होते हैं? ट्राइकोफाइटन, माइकोस्पोरम तथा एपिडोडर्मोफाइटन आदि के द्वारा ये दाद होता है। अगला प्रश्न है, एस्केरिस एक लिंगी जंतु है अथवा द्विलिंगी? एस्केरिस एक लिंगी जंतु है या द्विलिंगी? तो एस्केरिस एक लिंगी जंतु होता है। ऐसा जंतु जिसमें एक ही लिंग पाया जाता है, चाहे वो नर हो चाहे मादा, तो उसे एक लिंगी कहा जाता है। और ऐसा जंतु जिस जीव में, एक ही जीव में नर तथा मादा दोनों जनन अंग पाए जाते हैं, तो उसे द्विलिंगी जीव कहा जाता है। जैसे केचुआ द्विलिंगी होता है जबकि एस्केरिस एक लिंगी होता है। तो द्विलिंगी जंतु भी एग्जामिनर पूछ सकता है, तो बताएंगे केचुआ एक लिंगी, तो एस्केरिस। आते हैं अगले प्रश्न पर, एस्केरिस के शरीर पर कितनी धारियां होती हैं? तो एस्केरिस के शरीर पर 4 लंबी धारियां होती हैं। अगला प्रश्न है, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका कहाँ पाया जाता है? एंट अमीबा हिस्टोलिटिका मनुष्य की बड़ी आंत में पाया जाता है, वहीं पर रहता है और मनुष्य को बीमार करता है, यानी पेचिस नामक रोग उत्पन्न करता है। अभी मैंने प्रश्न में बताया था कि एंट अमीबा हिस्टोलिटिका से अमीबीय पेचिस हो जाती है। और ये किस संघ का प्राणी है? तो ये प्रोटोजोआ संघ का प्राणी है, ये जंतु है। अगला प्रश्न है, किस परजीवी का जीवन चक्र 2 पोषदों में पूरा होता है? तो प्लाज्मोडियम वाइवैक्स का जीवन चक्र 2 पोषदों में पूरा होता है और इसी के द्वारा मलेरिया रोग होता है। प्लाज्मोडियम वाइवैक्स से मलेरिया रोग होता है। 2 पोषदों में पूरा होता है इसका जीवन चक्र, एक तो मनुष्य और दूसरा मादा एनाफ्लीज मच्छर। अगला प्रश्न है, दाद रोग से बचाव हेतु हमें क्या करना चाहिए? तो इसका उत्तर होगा, इस रोग से बचाव के लिए शारीरिक स्वच्छता पर विशेष ध्यान देना चाहिए, यानी शरीर स्वच्छ होना चाहिए, कपड़े धुले होने चाहिए, पूर्णतया सूखे होने चाहिए और जो दूसरे रोगी व्यक्ति हैं उनके सीधे संपर्क से बचना चाहिए, यानी जिनको दाद है उनके संपर्क से बचना चाहिए हमें।